Hello students, welcome to my channel. I am your CSK sir, your guide to JEE Chemistry. So भी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है बेसिकली थर्ड लेक्चर हाइड्रोकार्बन का है। इसमें हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स मैंने वुड्स रिएक्शन, कॉलवेज इलेक्ट्रोलिसिस और सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास है एल्केन का फॉर्मेशन करना है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड से। ओके, तो फर्स्ट जो हम बात करेंगे वो हमारे पास रहेगा रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड से। ओके, कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन्स। इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसमें है क्लेमेंशन रिडक्शन। ओके, क्लेमेंशन रिडक्शन में क्या है कि हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं किसकी प्रेजेंस में? जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड एचसीएल के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास एल्केन का फॉर्मेशन होगा और इसको हम बोलते हैं क्लेमेंशन रिडक्शन। ओके, तो रिएजेंट यूज होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट, जिंक अमलगम, जिंक और मर्करी का पेस्ट और साथ में कंसंट्रेटेड एचसीएल। और फंक्शन क्या रहेगा इसका? इसका फंक्शन आप देख लो कि जो डबल बॉन्ड ओ है यानी एल्डिहाइड का कीटोन का जो हमारे पास डबल बॉन्ड होगा, जनरली यहाँ पे हम कीटोन लिख चलते हैं, उसको कन्वर्ट कर देगा CH2 में। यानी इसका डबल बॉन्ड ओ रिड्यूस करके उसकी जगह क्या कर देगा? दो हाइड्रोजन लगा देगा। ओके, और यहाँ पे अगर बात की जाए कि जो दोनों हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन एटम्स वो कहाँ से आ रहे हैं? वो दोनों ही हाइड्रोजन एटम HCl से आ रहे हैं। ओके, तो अगर HCl में अगर कुछ चेंज करता है तो वहां पे भी चेंज हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास HCl से फॉर्म हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर हम एग्जांपल की बात करें कि हमारे पास एसीटोन लिया हमने, इसका जिंक अमलगम के साथ रिएक्शन किया है, HCl की प्रेजेंस, प्रोडक्ट क्या बनेगा? बहुत ही सिंपल है, बस आपको C डबल O को रिप्लेस करना है किससे? CH2 से। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा प्रोपेन। ठीक है, तो इसके बाद अगर बात करें जिंक का अमलगम के साथ हमने HCl की जगह इस पर DCl यूज किया है। डी क्या है पे? ड्यूटेरियम आयन है जो कि हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा जो प्रोडक्ट CH3C। H की जगह यहाँ पे क्या लगने वाले हैं? दोनों D। तो CH3CD2CH3 यानी है प्रोपेन, बट यहाँ पे H की जगह क्या लग गया? यहाँ पे ड्यूटेरियम आयन लग गया है। नेक्स्ट अगर बात करें साइक्लिक आता है तो क्या प्रोडक्ट बन सकता है? इसमें भी रिएक्शन सेम होगा, आपको कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। सिंपली हमें क्या करना है, जो हमारा डबल बॉन्ड ओ है इसको रिप्लेस कर देना है H से। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा यहाँ पे H। ये बन गया हमारे पास। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम इसकी बात की जाए नेक्स्ट कंपाउंड में यहाँ पे, तो इसमें हमारे पास आने वाला है डबल बॉन्ड ओ की जगह पे CH2 लग जाएगा और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे ऐसे ही लगा रहेगा और किसी पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। जो भी हमारे पास गिवन है उसको हम डायरेक्टली चेंज कर देंगे। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर बात करें, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है कि वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ओके, वुल्फ किश्नर रिएक्शन या फिर WKR। ओके, WKR नाम से इसको लाते हैं, वुल्फ किश्नर रिडक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिएजेंट यूज होता है वो बेसिकली है NH2NH2 इन बेसिक मीडियम। ओके, NH2NH2 को एक और नाम से बुलाते हैं, अगर आपको पता हो कि NH2 को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं हाइड्राजिन। हाइड्राजिन। ओके, तो NH2NH2 हमारे पास बेसिकली हाइड्राजिन। इसका भी फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन भी है कि C डबल बॉन्ड O को रिप्लेस कर देगा CH2 के साथ। तो सेम जो हमारे पास क्लेमेंशन रिडक्शन है वही काम क्या है वुल्फ किश्नर रिडक्शन का भी है। दोनों ही सेम काम करेंगे, दोनों में रिएजेंट डिफरेंट है, काम दोनों का ही सेम है। तो एग्जांपल हमारे पास यही रहेगा कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 को हमने बेसिकली हाइड्राजिन की प्रेजेंस में NH2 और साथ में बेसिक मीडियम में हमने इसको हीट किया है। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनने वाला है प्रोपेन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन इस पॉइंट पे बहुत आता है। फर्स्ट, कि डू नॉट यूज क्लेमेंशन रिडक्शन इन केस ऑफ एसिड सेंसिटिव ग्रुप इज प्रेजेंट। अगर हमारे पास कोई भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है जैसे कि OH, वहां पे आप क्लेमेंशन रिडक्शन को यूज नहीं करो। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो हमारा ये H ग्रुप OH ग्रुप प्रेजेंट है ये भी रिप्लेस हो जाएगा किससे? HCl के साथ। OH हमारे पास आपको पता होगा कि जो एल्कोहल है वो बेसिकली HCl के साथ रिएक्शन कर सकता है, SN1 मैकेनिज्म से जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है? प्रोडक्ट फॉर्मेशन में OH हमारा रिप्लेस हो जाएगा। ये तो जाएगा जाएगा, बट साथ के साथ OH ग्रुप भी क्या होगा? यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। इसलिए जब भी OH कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होगा हम वहाँ पे HCl का यूज नहीं करेंगे, यानी कि वहाँ पे क्लेमेंशन रिडक्शन यूज में
नहीं आएगा। ओके। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे कि वुल्फ किश्नर की क्या प्रॉब्लम है। वुल्फ किश्नर में अगर बात की जाए तो अगर कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप है, क्योंकि अगर वुल्फ किश्नर में देखो तो हमारे पास रिएजेंट क्या यूज हो रहा है, NH2, NH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और हीट किया है। तो कोई भी अगर बेस सेंसिटिव ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली वहां पे हम वुल्फ किश्नर रिडक्शन को यूज नहीं करेंगे। ओके। और बेस सेंसिटिव ग्रुप कौन से होंगे, तो हमारे पास बेसिकली हेलाइड है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वगैरह हमारे पास क्या है, बेस सेंसिटिव ग्रुप है। यानी कि OH माइनस अटैक करके ClBr को यहाँ से रिमूव कर देगा। ओके। तो इसलिए जब भी हमारे पास OH प्रेजेंट होगा तो हम क्लेवेंशन यूज नहीं करेंगे, और जब भी क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह प्रेजेंट होंगे वहां पे हम लोग वुल्फ किश्नर को यूज में नहीं लेके आएंगे। ओके। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि अल्काइल हेलाइड से कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो अल्काइल हेलाइड से भी हम बेसिकली एल्केन बना सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास मेथड है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करके, LiAlH4। ओके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको एक और नाम से बुलाते हैं, इसको हम कई बार यूज करते हैं LAH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका रिएक्शन कैसे होगा हमारे पास कि अल्काइल हेलाइड को रिएक्शन करवाओगे LiLH4 के साथ तो हमारे पास बना देगा एल्केन। अब ध्यान रखिए जो मैकेनिज्म जा रहा है वो यहाँ पे कौन सा होने वाला है, SN2 मैकेनिज्म होने वाला है। ओके। यानी डायरेक्टली जो H माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा RH के ऊपर, तो हमारे पास बन जाएगा RH। यानी यहाँ पे ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने तीन टाइप के अल्काइल हाइड लिखे हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हाइड। इन तीनों में क्या डिफरेंस है कि हमारे पास जो SN2 होता है वो 3 डिग्री रिएक्शन नहीं देता है, तो आप 3 डिग्री में बेसिकली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज नहीं करोगे, वहां पे आपको एल्केन नहीं मिलने वाला है। ओके। तो ये हो गया। उसके बाद अगर बात करें कि LLH4 का नाम क्या होगा हमारे पास, इसको हम बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, शॉर्ट फॉर्म में आएगा LH। इसका IUPAC नेम क्या है, इसको आप कोऑर्डिनेशन नंबर में, कोऑर्डिनेशन में जाकर इसको पढ़ोगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर में इसका नाम आएगा बेसिकली लिथियम टेट्राहाइड्राइडो, 4 हाइड्रोजन है इसके पास और नेगेटिव चार्ज में H माइनस है, एल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम बेसिकली इसमें मेटल है, तो नाम है लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट। ओके। यहाँ पे बात की जाए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा देखने में, तो बेसिकली लिथियम प्लस में है और AlH4 माइनस की फॉर्म में होगा, तो टेट्राहेड्रल टाइप कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और लिथियम प्लस हमारे पास बाहर की साइड होगा। और इसका कलर आप याद रख सकते हो कि हमारे पास ब्लैक पाउडर की फॉर्म में मिलता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग H माइनस का डोनर है। ओके। और इसी वजह से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होता है, तो LiLH4 को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ओके। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारे पास जो स्टेबल होगा वो होगा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में, इसलिए हमने SN2 में यहाँ पे अगर देखो तो मैंने यहाँ पे ईथर यूज किया है। ईथर जो हमारे पास है वो कैसा सॉल्वेंट है, बेसिकली ईथर हमारे पास कैसा है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ओके। क्योंकि SN2 पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में जाता है, इसलिए हमें मैकेनिज्म क्या जाने वाला है, पोलर अप्रोटिक में SN2 मैकेनिज्म। और ये आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में स्टेबल नहीं होगा, तो इस चीज को याद रखेंगे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में स्टेबल नहीं है, किसमें स्टेबल है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में स्टेबल है। तो अभी हमने बात की थी कि 3 डिग्री में रिएक्शन नहीं होगा। अगर 3 डिग्री में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या होने वाला है, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हमारे पास SN2 नहीं जाता है, लेकिन वो क्या मैकेनिज्म जाएगा, E2 मैकेनिज्म जाएगा। और जब भी कोई अल्काइल हैलाइड E2 मैकेनिज्म करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि अगर हम इसका प्रोडक्ट की बात करें, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हमारे पास है, और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में अगर बात की जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन। यानी कि जो हमारे पास ये क्या देगा, H माइनस यहाँ से H ले जाएगा, तो जो यहाँ से H जाएगा तो ये बेसिकली Cl यहाँ से बाहर, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH3, और साथ में होगा CH3, तो ये हमारे पास बन जाएगा एल्कीन। ओके। तो यहाँ पे अपने पास प्रोडक्ट किसका बनेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन 3 डिग्री में। 1 डिग्री और 2 डिग्री में हमारे पास एल्कीन बनेगा, 3 डिग्री में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ NaBH4, ये भी हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव होता है। यहाँ पे अब जो मैकेनिज्म सेम रिएक्शन होगा हमारे पास, बट डिफरेंस क्या रहेगा, एक तो हमारे पास सॉल्वेंट का डिफरेंस आएगा कि हमारे पास NaBH4 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे, तो मैकेनिज्म जाएगा SN1। और SN1 में हमारे पास 1 डिग्री रिएक्शन नहीं देता है। 1 डिग्री रिएक्शन क्यों नहीं देगा, इसके पीछे हमारे पास रीजन है
कि 1 डिग्री जो हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है वो क्या हमारे पास हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। ओके, इसकी वजह से SN1 रिएक्शन हमारे पास 1 डिग्री अल्काइल हाइड में नहीं जाता है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड। ओके, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड को और हम क्या बोल सकते हैं? SBH, सोडियम बोरोहाइड्राइड, शॉर्ट फॉर्म में होगा SBH। तो आपको नाम भी याद रखना है और साथ के शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना है। क्वेश्चन में कई बार हमारे पास शॉर्ट फॉर्म की फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछ लेता है। और साथ के साथ इसका नाम रहेगा सोडियम टेट्राहाइड्राइडो बोरेट, या यूपीएससी नेम रहेगा इसका। तो आप इसको भी ध्यान में रखें, कई बार अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसके अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर इसका कैसा होने वाला है? सोडियम प्लस होगा, BH4 माइनस की फॉर्म में रहेगा, और इसका कलर जो होगा आपके पास वो रहेगा व्हाइट पाउडर। रिड्यूसिंग पावर की बात की जाए, क्योंकि NaBH4 भी रिड्यूसिंग एजेंट है, LiLH4 भी रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों ही हमारे पास क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो पावर किसकी ज्यादा होगी? तो यहाँ पे बात आती है LiLH4 की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू NaBH4। ओके, इसके बारे में मैंने न्यूक्लियोफाइल वाला जो हमारा लेक्चर है उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाइए एक बार न्यूक्लियोफाइल का हमारा देख के आइए, काफी अच्छा लेक्चर है वो भी, आपको वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, और इसके बाद अगर बात की जाए, थर्ड जो रिएक्शन हमारे पास है वो है कि कभी भी अगर रिडक्शन की बात आती है, आपको एक माइंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ बात करनी कि चाहता हूं मैं कि यहाँ पे जो आपको याद रखना है वो ये है कि अगर कोई भी मेटल हो और साथ में एसिड हो, या सोर्स ऑफ H+ हो, जहां से भी H+ रिलीज हो सकता है, ओके, वहां पे हमारे पास वो दोनों ही कॉम्बिनेशन मिलके क्या बनाते हैं? ये पूरा पूरा कॉम्बिनेशन हमारे पास आने वाला है रिड्यूसिंग एजेंट का। ओके, तो मेटल प्लस एसिडिक हाइड्रोजन का सोर्स H2 रिलीज करता है जो कि हाइड्रोजन है, तो वो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन देखो, अगर आपके माइंड में कोई चीज नहीं याद आ रहा है और कुछ ऐसा दिख रहा है वहां पे लिखा हुआ, आपको स्पेसिफिक रिएक्शन याद नहीं आ रही है, तो आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रिडक्शन होने वाला है। ओके, तो जब भी हमारे पास मेटल प्लस एसिड ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो इसका मतलब वहां पे रिडक्शन होने वाला है कुछ ना कुछ। ओके, तो यहाँ पे जो हम चॉइस ऑफ रिएजेंट की बात करें तो जनरली हम लेके चलेंगे जिंक, क्योंकि जिंक हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस इजिली कर देता है, तो जिंक हो जाएगा। या कोई भी ग्रुप 1 का भी मेटल ले सकते हो, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया जो भी हम लेते हैं, इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट ही है वहां पे। ओके, तो जिंक के साथ हमने ले लिया डाइल्यूट HCl, या फिर जिंक के साथ आपने लो एसिटिक एसिड, एसिडिक हाइड्रोजन सोर्स है। इसके अलावा जिंक कॉपर का कॉपर के साथ हम लेंगे C2H5OH, क्योंकि C2H5 में भी ये H क्या होगा? इसका एसिडिक हाइड्रोजन है, ये हमारे पास क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन। ओके, तो यहां से H+ आ सकता है। सेम एल्यूमिनियम अमलगम हमारे पास है एसिडिक हाइड्रोजन, इसके पास भी है C2H5OH है। ओके, तो एसिडिक हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पे सब मिलके कॉम्बिनेशन कैसा बनाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट का? तो इनका फंक्शन क्या रहेगा? फंक्शन इसका सेम रहेगा कि अल्काइल हेलाइड अगर हमारे पास आता है, ये हमारे पास है अल्काइल हेलाइड, तो जिंक और H+ की मीडियम में रिएक्शन करने के बाद हमारे पास क्या दे देगा? ये एल्केन, यानी जिंक और H+ अगर गिवन होगा, यानी कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन का सोर्स होगा, तो हमें क्या बना देगा? बेसिकली एल्केन बना देगा। ओके, तो इस तरह हमारे पास रिएक्शन होगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आप आगे चल के भी रिएक्शंस को पढ़ोगे, इस चैप्टर में हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। हर एक रिएक्शन हमारे पास बहुत काम की है, अगले हर चैप्टर्स में ये यूज होने वाला है। तो इसलिए हाइड्रोकार्बन को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज आपको हर चैप्टर के अंदर मिलेगा। यही रिएक्शंस हम बार बार आगे चल के भी रिपीट करते रहेंगे हर चैप्टर्स में, तो आपको वहां पे याद रहना चाहिए कि हाँ इसको हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा रिएक्शन है वो बेसिकली है कि रिडक्शन ऑफ एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स को सीधा किस में कन्वर्ट करना है? अपने को एल्केन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास रिएजेंट यूज होने वाला है वो बेसिकली रहेगा रेड फॉस्फोरस प्लस HI और साथ में हीट। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्कोहल को डायरेक्टली एल्केन में अगर कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए? कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास किस एक्ट करेगा? बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डायरेक्टली हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव्स को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? एल्केन में कन्वर्ट कर दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि अल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन्स अगर हमारे पास हैं तो इनको कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ में 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए साथ में। बट अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके डेरिवेटिव्स की बात करें
तो वो क्योंकि ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर के हैं तो उनको रिड्यूस करने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो अप्रोक्सीमेटली 200 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होगा, जबकि यहाँ पे 150 पे हो जाएगा। आपको टेम्परेचर याद नहीं रखना कि हाँ 150 200 याद रहना चाहिए, बट इतना आइडिया होना चाहिए कि अल्कोहल एल्डिहाइड के लिए टेम्परेचर कम लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके डेरिवेटिव्स के लिए हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा लगेगा, और सबको दोनों को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें कि जैसे हमारे पास एल्कोहल आ गया, तो रेड फॉस्फोरस एच के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म होने वाला है, बेसिकली एल्केन फॉर्म होगा। लेकिन कौन सा एल्केन फॉर्म होगा, ये कैसे होगा कंफर्म, कि आपके पास कुछ नहीं करना है, जो भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप है उसको हटा के उसकी जगह हाइड्रोजन लगा देना है। तो यहाँ पे एक कार्बन था, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा CH4। इस तरह एल्डिहाइड में बात की जाए CH3CHO, तो ये अपने पास यहाँ प्रोडक्ट बनेगा CH3CH3। एसीटोन में अगर आता है इसको हम बोलते हैं एसीटोन। ओके, तो इसमें बनेगा CH3CH2CH3, यानी कि प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। अगर देखो तो सिंपल सा यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ, इसमें क्वेश्चन में करना क्या है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आपके पास पहले हैं उतने ही नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बाद में होंगे, यानी नंबर ऑफ कार्बन आइटम चेंज नहीं होगा। तो जो भी आपके पास है, अब देखो कितने कार्बन आइटम्स है उतने का ही काउंट करके अपने को सीधा बना देना है उसका एल्केन। ओके, यहाँ पे देख लो तो दो कार्बन है इसमें, तो यहाँ भी दो कार्बन का चेन बनेगा, बाकी जो भी ग्रुप है उस सबको हटा देंगे। यहाँ पे बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है असाइल हैलाइड, तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH3। सेम यहाँ पे भी ये भी ग्रुप हटा दोगे सीधा, इसकी जगह हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, CH3 एंड CH3। अब नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे ईथर आ गया, ईथर में दो कार्बन चेन है अलग अलग, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप कंबाइन कर दोगे, यहाँ पे बस ऐसे करोगे कि दोनों साइड ब्रेक किया, इस साइड को जाए उसका एल्केन और इस साइड का अपना एल्केन, तो हमारे पास बन जाएगा CH4 और दूसरा आ जाएगा CH3CH3। ओके, तो बस ट्रिक यहाँ पे यही है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम रिमेन्स अनचेंज्ड, कि नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे पास चेंज नहीं होने वाले, जितने कार्बन एटम पहले हैं उतने ही बाद में रहने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास रिएक्शन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोरे हाउस सिंथेसिस। ओके, अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हर एक पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है कि क्यों हमने उसको इंपॉर्टेंट बोला है। ओके, तो यहाँ पे जो इसके इंपॉर्टेंस का कारण ये है कि इस रिएक्शन को अगर आप देखो तो थोड़ा बहुत वुड्स रिएक्शन के जैसा मैच करता है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि वुड्स रिएक्शन में हमारे पास एक लिमिटेशन थी कि हम जो है सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन्स ही बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल बहुत ही गुड यील्ड में हमारे पास नहीं बनता है, वहां पे मिक्सचर प्रोडक्ट बन जाता है। ओके, लेकिन कोरे हाउस सिंथेसिस ऐसा है कि जहाँ पे एल्केन हम बेसिकली अनसिमेट्रिकल एल्केन्स को भी हम गुड यील्ड में बना सकते हैं। ओके, तो इसलिए हमारे पास इस रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से हमारे पास गुड यील्ड में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ही एल्केन बन सकते हैं। यहाँ पे रिएजेंट क्या यूज होगा, यहाँ पे R2CuLi, इसको हम बेसिकली बोलते हैं गिलमान रिएजेंट। कोरे हाउस में जो रिएजेंट यूज होगा उसको बोलते हैं गिलमान रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड के जैसा ही है, बेसिकली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो ग्रिग्नार्ड के जैसा यूज होगा, तो सेम गिलमान रिएजेंट नाम होगा। अब यहाँ पे जो रिएक्शन जाएगा वो बेसिकली कैसा होगा, SN2 मैकेनिज्म से जाएगा, कि ये R बेसिकली नेगेटिव की फॉर्म में होगा, तो अटैक करेगा इसके ऊपर, यहाँ से X माइनस बाहर, तो रिएक्शन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैकेनिज्म आप लिख सकते हो कि मैकेनिज्म क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। ओके, तो SN2 में आपको याद है कि यहाँ पे पोलर प्रोटिक अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज हुआ है, ये हमारे पास कैसा सॉल्वेंट है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। ओके, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ऑब्वियसली मैकेनिज्म क्या जाने वाला है यहाँ पे, SN2 मैकेनिज्म जाने वाला है। अगर आपने सॉल्वेंट्स के ऊपर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज सॉल्वेंट वाला वीडियो देख ले, वहां पे मैंने बताया हुआ है कि कौन सा सॉल्वेंट में कौन सा मैकेनिज्म जा सकता है और क्या सॉल्वेंट का काम होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। अब ऑब्वियसली R और R डैश दोनों डिफरेंट होंगे तो अनसिमेट्रिकल एल्केन बनेगा, दोनों सेम होंगे तो सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर ले तो R2CuLi जो हो उसको हम क्या बोलते हैं, गिलमान रिएजेंट बोलेंगे, तो गिलमान रिएजेंट हमारे पास। उसके अलावा इसमें अगर करेंगे गिलमान रिएजेंट है कैसा फॉर्म, तो इसको बेसिकली R2Cu नेगेटिव की फॉर्म है और Li प्लस है, तो R2Cu माइनस में से R माइनस हमारे पास रिलीज होगा जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह हमारे पास एक्ट करने वाला है। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी कि R2CuLi जो हमारे पास है वो अनस्टेबल कंपाउंड है, अगर अनस्टेबल है तो हम इसको पहले से बना के नहीं रखेंगे, इसको हम रिएक्शन में उसी टाइम पे प्रिपेयर करेंगे जिस टाइम पे अपने को काम में चाहिए, इसलिए हम बोलते हैं इसको मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन सूट। इन सूट का मतलब होता है जिस टाइम में चाहिए उसी टाइम पे प्रिपेयर किया जाएगा।
तो हम RX को अल्काइल हैलाइड लेंगे, उसको 2Li लिथियम के साथ रिएक्शन किया तो RLi बनेगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, प्लस LiX। अब RLi को हमने दोबारा रिएक्शन करवा दिया CuX के साथ में, तो हमारे पास R2CuLi बना, जिसको मैंने बोला गिलमान रिएजेंट। ओके, तो ये हमारे पास बन गया गिलमान रिएजेंट। अगर बात की जाए कि रिएक्शन कैसे होगा, यहाँ पे एग्जांपल्स की बात की जाए, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन क्या है कि हमें अनसिमेट्रिकल बनाना है 3 कार्बन का। तो वहां पे हमारे पास वुड्स रिएक्शन में नहीं प्रिपेयर कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, दो डिफरेंट अलग अलग एल्केन ले लिए, यहाँ 2 कार्बन का, यहाँ पे 1 कार्बन का। तो ये CH3 माइनस बनेगा, इस पर अटैक करेगा, यहाँ से Cl बाहर, रिएक्शन जाएगा SN2 के थ्रू, तो हमारे पास बन जाएगा 3 कार्बन का, जिसको हमने ये नाम कह दिया है, इसका नाम क्या है इसने, प्रोपेन। यानी कि अनसिमेट्रिकल एल्केन है जो हम बनाना चाह रहे हैं। सेम अगर नेक्स्ट देखा जाए कि अगर हम ब्रांचिंग वाला को चाहिए, क्योंकि वहां पे ब्रांचिंग वाले नहीं बन सकते थे, यहाँ पे हमें बनाना है, तो हमने जैसा भी एल्केन चाहिए उस टाइप का यहाँ पे दूसरा एल्केन ले लेंगे। ये नेगेटिव चार्ज, ये इस पर अटैक करेगा, यहाँ से Br बाहर, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। अगर इसका नाम पूछा जाए कि IUPAC नेम क्या है, तो क्या बोलोगे इसमें कि हमारे पास ये है 1 2 3 4, यानी कि 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन आ जाए, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसे प्रिपेयर कर सकते हो, जैसा चाहे वैसा एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। CBSE में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि बेस्ट मेथड कौन सा है अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए। ओके, तो अल्काइल हैलाइड चैप्टर में भी रिएक्शन आएगा, तो इसलिए हाइड्रोकार्बन की बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज है हमारे पास, चाहे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर हमारे पास जेई मेन से एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ओके, तो आप होप इसने अच्छे आपने इसे अच्छे से देखा होगा, एक बार अच्छे से रिवाइज करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें जितना हो सकता है इसके ऊपर। ओके, इस लेक्चर का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और कोई भी डाउट अगर आपका होता है लेक्चर से रिलेटेड या किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप मेरे को वहां डायरेक्टली पूछ सकते हैं मेरे से। ओके, थैंक यू सो मच।